नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के भेद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के भेद के बारे में। जैसा कि हमें पता ही है विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के मेल से बनने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं, यानी धन के निशान के पहले हमारे पास विसर्ग रहेगा तो ही वो विसर्ग संधि होगी। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक होता है सत्वा संधि, दूसरा होता है उत्वा संधि और तीसरा होता है ऋत्वा संधि। पहला सत्वा संधि, दूसरा उत्वा संधि और तीसरा ऋत्वा संधि। जैसे कि अगर इनके नाम को भी हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि विसर्ग का क्या बनेगा। सत्वा संधि विसर्ग का स, उत्वा संधि विसर्ग का उ, ऋत्वा संधि विसर्ग का रू होकर के रे। यानी सत्वा संधि में विसर्ग का स बनेगा, उत्वा संधि में विसर्ग का उ बनेगा और ऋत्वा संधि में विसर्ग का रू बन के रे बनेगा। हम बात करते हैं पहले सत्वा संधि की। सत्वा संधि का सूत्र होता है विसर्जनीय से स। विसर्ग के स्थान पे सकार हो जाता है। सकार का मतलब होता है ये वाला स बन जाता है। विसर्ग के स्थान पे स बन जाता है, स हो जाता है। क्या कंडीशन है, कब होगा? उसके बाद में खर परे हो तो। खर एक प्रत्यार का नाम है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला, दूसरा और स वर्ण होने चाहिए। यानी खर के अंदर हम किसको गिनती करते हैं? वर्ग के पहले, दूसरे और स वर्ण की हम खर प्रत्यार के अंदर गिनती करते हैं। अगर ये परे हो तो विसर्ग का क्या बनेगा? स बनेगा। अब स से हमारे पास स 3 होते हैं, तो 3 में से कौन से वाला स बनता है ये हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में च वर्ग का कोई भी अक्षर हो, यानी च वर्ग का पहला या दूसरा हो, तो विसर्ग का बनेगा ये वाला स। अगर विसर्ग के बाद में च या छ में से कोई हो तो विसर्ग का बनेगा ये स। इसी प्रकार अगर विसर्ग के बाद में ट या ठ में से हो, यानी ट या ठ का पहला या दूसरा वर्ग हो, तो विसर्ग का बनेगा ये वाला स, ये हलंत बनेगा। अगर इसी प्रकार विसर्ग के बाद में ये त या थ वाले वर्ग में से कोई हो, पहला और दूसरा वर्ण, तो विसर्ग का बनेगा ये वाला स। और इनके अलावा अगर कोई से भी हो तो ये वाला सही बनेगा। यानी क वर्ग और प वर्ग बच गया हमारे पास में, अगर उनका भी पहला या दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग का यही स बनेगा। वर्ग 5 होते हैं, आप सभी को पता होगा। पहला होता है जैसे क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा ट वर्ग और प वर्ग। और यहाँ पे पहला और दूसरा लिखा है, मतलब इसका पहला और दूसरा, इसका भी पहला और दूसरा, इसका भी पहला और दूसरा, इसका भी पहला और दूसरा और इसका भी पहला और दूसरा। अगर ये वाला और ये रहता है तब इसके लिए यही सह रहेगा। इन तीनों के लिए मैंने अलग से बताया आपको कि अगर विसर्ग के बाद में च और छ हो तो ये सह बनेगा, और अगर विसर्ग के बाद में ट और ठ हो तो ये वाला सह बनेगा। इसी प्रकार विसर्ग के बाद में त और थ हो तो ये सह बनेगा। हम इनको उदाहरण से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण है नमः धन ते। हम देखेंगे इस नियम के अनुसार ये उदाहरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ते बोले तो तय, हमारे पास तय आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आया? तय। अगर विसर्ग के बाद में तय है, तय का मतलब वर्ग का पहला अक्षर है। अगर विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर आता है तो इस विसर्ग को चेंज किस में कर दिया जाएगा? स में। और अगर तय है तो इस वाले स में हम इसको चेंज करेंगे, नया शब्द बनाते हैं। तो नया शब्द हमारे पास बनेगा नमः से नमः ही रहेगा। विसर्ग को हमने चेंज किस में कर दिया? स में। स हलंत रहेगा और ते का ते रहेगा। शब्द बनेगा नमस्ते। कौन सी संधि में बनेगा? सत्वा संधि में। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कह दन चित। यहाँ पे हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ची का मतलब च है, वर्ग का पहला अक्षर है। तो ये नियम लगेगा अगर विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो तो यहाँ पे च है, विसर्ग का बनेगा ये वाला स हलंत। नया शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा हमारे पास कश्चित। इस विसर्ग का हमने बना दिया ये वाला स। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, नमः धन कार्य। यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क आरक है, यानी क वर्ग का पहला अक्षर है। तो विसर्ग के बाद में अगर वर्ग का पहला अक्षर है तो विसर्ग का बनेगा ये वाला स। नया शब्द बनाएंगे तो नया शब्द बनेगा हमारे पास नमस्कार है, नमस्कार।
सत्व संधि में एक और उदाहरण देखते हैं, अंतिम उदाहरण से हम समझते हैं। धनुतन टंकार है, यहाँ पे हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ट है, वर्ग का पहला अक्षर। तो इस विसर्ग का क्या बनेगा, ये वाला स, ये हलंत बनेगा। नया शब्द बनाएंगे धनु से टंकार है, शब्द बनेगा धनु से टंकार है। इस प्रकार ये हमारी सत्व संधि कंप्लीट होती है। परिभाषा होती है विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान पे स बन जाता है। अगर खर प्रत्यार परे हो तो खर का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा और स। जिस प्रकार नमः दंते से नमस्ते बनता है, नमः दंतकार से नमस्कार बनता है, कै दंचित से कश्चित बनता है और धनुदंड टंकार से धनुष्टंकार बनता है। अब हम आगे बात करते हैं उत्व संधि की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उत्व संधि में विसर्ग का क्या बनेगा, ऊ बनेगा। उत्व संधि के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है अतोरोर एप्लुप्तात एप्लुप्ते, दूसरा सूत्र है हसीच है। हम पहले सूत्र की बात करते हैं अतोरोर एप्लुप्तात एप्लुप्ते की, कि इस सूत्र का मीन्स क्या होता है। इस सूत्र का मीन्स होता है या भावार्थ होता है कि यदि ए के साथ विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए की मात्रा होनी चाहिए, ए स्वर होना चाहिए, तथा उसके बाद में विसर्ग के बाद में भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। विसर्ग के बाद में ए हो तो विसर्ग के स्थान पे ऊ बन जाता है, उकार आदेश हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। एक बार दोबारा से देखेंगे, अतोरोरु एप्लुप्तात एप्लुप्ते का मतलब क्या होता है कि यदि ए के साथ विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में भी ए हो, इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। यानी हमारे पास स्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये वाली स्थिति होगी कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो इस विसर्ग का तो बनेगा ऊ बनेगा। सिर्फ इस विसर्ग को चेंज किया है हमने ऊ। अभी भी हमारे पास स्थिति ये बन रही है, अब यहाँ से ए है और यहाँ पे ऊ है। अब इन दोनों में क्या होगा, गुणादेश हो जाएगा। गुणादेश होकर के इस ऊ और ए दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब हमारे पास स्थिति ये बन गई ओ, और अभी भी हमारे पास आगे बचा हुआ है ए, तो यहाँ पर भी संधि हो जाएगी और यहाँ पे संधि होगी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के अनुसार ए का क्या बन जाएगा, अवग्रह। अब यहाँ पर हमारे पास स्थिति ये बनेगी। एक बार दोबारा से हम समझेंगे उदाहरण से अच्छी तरीके से इसको, कि हमारे पास ए के साथ अगर विसर्ग और आगे ए हो तो विसर्ग का ऊ बनेगा, ऊ से पहले जो ए था उसको जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, ओ के बाद में जो ए है तो उसका अवग्रह बनाएंगे। जैसे अभी उदाहरण से समझेंगे हम इसे और अच्छे तरीके से। कह दन अपी, अब सबसे पहले हमारे पास ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले हम देखेंगे कै में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, और इसके बाद में भी क्या है, ए। तो हमारा ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। इस नियम के अनुसार इस विसर्ग को क्या बनाएंगे, ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पे इस विसर्ग को सिर्फ बनाया ऊ। अभी भी हमारे पास ये ए बचा हुआ है, ये इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ऊ, और आगे ये जो ए है ये अवग्रह में बन जाएगा, इसका अवग्रह हो जाएगा और इसका हो जाएगा ओ। अब नया जब शब्द बनाएंगे तो यहाँ पे इस ऊ से ओ बन गया गुणादेश होकर के, तो ये तो बन गया को। इस ए का अवग्रह हो चुका है तो ये अवग्रह हो जाएगा, और आगे बी से बी बचेगा, शब्द बनेगा को अपी। एक दूसरे उदाहरण से और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। रामहदने अय्यम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ये क्या है, मैं में ए की मात्रा है। अब इसके बाद में भी क्या है, ए। अगर मैं डायरेक्ट कहूं इसका क्या बन जाएगा, दोनों का मिलकर के ओ बन जाएगा, और इस ए का बन जाएगा अवग्रह बन जाएगा। अगर हम नया शब्द बनाएं तो नया शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रामो, और आगे इस ए का अवग्रह हो चुका है तो ये अवग्रह, और ये मैं रामो अय्यम, ये अवग्रह होता है, ये ए का ही बनता है और इसको ए ही पढ़ा जाता है, यानी उच्चारण भी इसको ए ही करेंगे, रामो अय्यम। यहाँ पे ये बात समझने योग्य है कि अगर यहाँ पे विसर्ग का ऊ बनेगा तो ऊ के साथ इस ए को जोड़ के गुणादेश करते हैं तो ओ बनता है, और यहाँ पे ए का पूर्व रूप करके अवग्रह बना करके यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी ये जो ए है इसका अवग्रह यहाँ पे बनाया जाता है। तो नया शब्द बनता है रामोयम कोदनपि। इस संधि की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि इसके अंदर इस ए का अवग्रह बना होता है। तो ए का जहाँ पे अवग्रह बना होता है वहां पे उत्व संधि का प्रथम पार्ट होता है, हम इसको उत्व संधि कहेंगे। वहां पे उत्व संधि होती है जिसकी परिभाषा या सूत्र होता है अतोरोरु एप्लुप्तात एप्लुप्ते, जिसका मतलब होता है यदि ए के साथ विसर्ग और उसके बाद में भी ए हो तो पहले वाली विसर्ग के स्थान पे ऊ बन जाएगा, ऊ को गुणादेश होकर के ओ बन जाएगा और ए का अवग्रह बन जाएगा।
जैसे हमने उदाहरण में भी देखा, कोअपी और रामवैया। अब हम बात करते हैं उत्व संधि के दूसरे पार्ट की, यानी उत्व संधि का ये दूसरा भेद होता है हसीचय। ये एक सूत्र होता है हसीचय, लेकिन इस हसीचय सूत्र का मतलब क्या होता है? हसी का मतलब होता है हस प्रत्यार, यानी अगर विसर्ग के बाद में हस प्रत्यार हो तो क्या कंडीशन होती है, हम इसका भावार्थ समझते हैं। यदि ए के साथ विसर्ग हो, यानी पहले वाली कंडीशन वही होगी कि यदि ए के साथ विसर्ग हो लेकिन इसके परे परे यानी बाद में क्या होना चाहिए? हस प्रत्यार होना चाहिए। हस प्रत्यार का मतलब होता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर है होना चाहिए, या ये वे रे ले, इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए। इनको हस प्रत्यार कहा जाता है। अगर ये कंडीशन हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा? उकार आदेश हो जाएगा, और उकार को वही गुणादेश करके ओकार बना दिया जाएगा, यानी विसर्ग के स्थान पे ऊ बन जाएगा और ओ को गुणादेश करेंगे तो ओ बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ इस और इस इन दोनों सूत्र में अगर देखें तो अतोरोरु एप्लुप्तात एप्लुप्ते और हसीचय दोनों सूत्र में अंतर क्या होता है? पहले वाले सूत्र में क्या होता है? ए का अवग्रह बनता है, और दूसरे वाले सूत्र में ए का अवग्रह नहीं बनता है। सिर्फ अंतर इतना ही होता है। जैसे हम स्थिति को अगर समझते हैं, हमारे पास ए के साथ विसर्ग होना चाहिए और इसके बाद में कोई हस प्रत्यार होना चाहिए, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या है, या फिर अंतःस्थ व्यंजन यानी यह वरल में से कोई होना चाहिए। अगर ये हो तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। ऊ को गुणादेश करेंगे तो ओ बन जाएगा। बस यहीं तक बनेगा, आगे ए का अवग्रह नहीं बनेगा क्योंकि ए यहाँ पे है ही। उदाहरण से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे उदाहरण है मनः धने हर, मनः धने हर। यहाँ पे देखेंगे ए के साथ विसर्ग है और इसके बाद में है आ रहा है। अगर ए के साथ विसर्ग हो और है हो, इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र यहाँ पे लग रहा है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? ऊ, और ऊ को फिर गुणादेश होकर के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे बनेगा मनोहर है। चेंज क्या किया? इस विसर्ग का उकार बन गया, आगे जैसा का तैसा ही रख दिया, तो शब्द बन गया मनोहर है। दूसरे उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। यशदन दा, यशदने दा। सबसे पहले देखते हैं से में किसकी मात्रा है? ए की। ए के साथ ये विसर्ग है और आगे क्या आ रहा है? द। ए के साथ विसर्ग हो और आगे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, यहाँ पे द आ रहा है, तो द कौन सा अक्षर है? तय वर्ग का तीसरा, तय वर्ग का तीसरा है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन लग रही है। अब इस नियम के अनुसार इसका क्या बनेगा? उकार यानी ओ बन करके इसको गुणादेश होकर के ओ बन जाएगा। नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा हमारे पास यशोदा। अब अगर हम देखेंगे तो पहले वाले सूत्र में क्या हो रहा था हमारे पास? यहाँ पे ए आ रहा था तो ए का अवग्रह बन रहा था, यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, सिर्फ हस प्रत्यार आ रहा है, तो ए का अवग्रह नहीं बनेगा। दोनों सूत्र में सिर्फ अंतर इतना ही होता है। अब हम बात करते हैं ऋत्व संधि की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऋत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? रेफ का आदेश होगा, यानी रे बनेगा। सूत्रीय परिभाषा होती है इसकी ईचो असी विसर्ग से रेफ है। अगर हम इसके भावार्थ देखने की कोशिश करें तो इसका भावार्थ होता है कि प्रारंभ में इच प्रत्यार होना चाहिए। इच प्रत्यार का मतलब होता है ए और आ को छोड़ करके समस्त स्वर, ए और आ को छोड़ करके अन्य सभी स्वर को हम इच बोलते हैं, यानी प्रारंभ में हमारे पास ए और आ नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी स्वर हो, जो बचे हुए 13 स्वर होते हैं, टोटल संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 13 में से 2 को निकाल देंगे तो बचे हुए जो 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वर में कोई भी स्वर हो तथा उसके साथ में विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो? या तो कोई स्वर आना चाहिए, विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर है होना चाहिए, या फिर अंतःस्थ व्यंजन यानी यवरल होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा? रेफ बनेगा। यानी हमारे पास स्थिति ये रहती है कि ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और उनके साथ विसर्ग हो तथा उसके बाद में या तो कोई स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या है, या फिर यवरल में से कोई वर्ण आए, तो इस विसर्ग के स्थान पे रेफ यानी रे का आदेश हो जाता है। अगर आगे स्वर है तो इसमें जोड़ दिया जाता है, और अगर आगे इनमें से कोई है या ये व्यंजन है तो इस रे को हलंत कर दिया जाता है। हम इनको उदाहरण से और अच्छे से आगे समझेंगे। जैसे कि उदाहरण है कपिहितने आगच्छति। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये विसर्ग है, विसर्ग के साथ पी में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। नियम के अनुसार हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए?
ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पे ए और आ को छोड़ के एक स्वर है ई, और इसके साथ में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में आ स्वर आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या हमारे नियम के अनुसार ये हो रहा है। हमारे नियम के अनुसार यही होना चाहिए कि ए और आ को छोड़ के कोई स्वर और उसके बाद में स्वर या इनमें से कोई हो, तो हमारे पास स्वर आ रहा है आगे। तो इस कंडीशन में इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का बनेगा हलंत रे। अब हलंत रे में आगे जो स्वर आ रहा है आ स्वर, इसको जोड़ देंगे। अगर आ स्वर को जोड़ेंगे तो ये नया शब्द क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा रा। अब आगे हम इसको पूरा नए शब्द को बना के देखते हैं। यहाँ पे बचेगा कपी से कपी हो जाएगा, यहाँ आ नीचे आ चुका है और ये रा आ गया यहाँ पे, कपिरागच्छति। अगर हम शब्द की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार का शब्द बनेगा कपिरागच्छति। ठीक है, अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। कवि धने जयति, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले वही ई की मात्रा है और आगे क्या आ रहा है जय। जय का मतलब क्या है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, च वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये च छ जय, तो वर्ग का तीसरा अक्षर है। अगर वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो ये नियम लगेगा यहाँ पे। इस नियम के अनुसार इस विसर्ग को क्या बना देते हैं, रे बनाते हैं, रे बनता है हलंत। अगर स्वर होता है तो इसमें जोड़ देते हैं और व्यंजन होगा तो ये हलंत का हलंत ही रहेगा। और हलंत जो रे होता है उस रे को क्या कर दिया जाता है, ऊपर लिख दिया जाता है। नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कवि से कवि बनेगा, नया अक्षर हमारे पास रे आया है जो कि अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, कविर जयति, और शब्द बनेगा हमारे पास कविरे जयति। इस प्रकार ये हमारी विसर्ग संधि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये संधि का पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं कहीं पर भी कोई डाउट हो या नहीं समझ में आया हो या कोई सूत्र की व्याख्या अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।